इसमें आ रहा है, देखो तो, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक ना। ये 13 नंबर का चैप्टर होगा, 13 मार्क्स का, पहले था, 1-2 नंबर कम करेगा। इससे एनडीए से भी ज़्यादा बहुत, एनडीए, सीडीएस, निफ्ट और भी जो एग्ज़ाम दोगे, ठीक ना। कॉलेजेस कॉलेजेस क्या तुम्हारा CUET है ना। हाँ हाँ, तो उसमें पूछेगा ही। CUET में सब बदल दिया सिलेबस, इसमें सिर्फ कैलकुलस देखते हैं, भर दिया है, ठीक ना। तो मैट्रिसेस, सबसे पहले जो टर्म है मैट्रिक्स, ठीक ना। मैट्रिसेस से मैट्रिक्स का प्लूरल है, तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज फॉर्म ऑफ मतलब कि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा रहता है ना सर, कॉलम एंड रोज के नहीं ठीक ना। मैट्रिक्स नंबर्स और फंक्शंस का अरेंजमेंट है, ठीक ना। मतलब अरेंजमेंट है जिसमें सिर्फ नंबर रख सकते हैं या फंक्शंस रख सकते हैं, समझे, या नहीं तो दोनों का मिक्सअप रख सकते हैं। लिखाएंगे अभी डेफिनेशन, ठीक ना। अब अरेंजमेंट किस तरह का है? अरेंज करने का तरीका होता है सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक ना, लीनियर अरेंजमेंट, ठीक ना। तो मैट्रिक्स जो अरेंजमेंट है जिसमें सिर्फ नंबर और फंक्शंस रख सकते हैं, ठीक ना, वो तुम्हारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स में रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक ना, और फंक्शंस और बोथ। तीसरा चीज़ उसमें नहीं रखेंगे, किसी चीज़ का नाम नहीं। हाँ हाँ, फंक्शन है वो, ठीक ना। इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस और बोथ। इसमें तो डेफिनेशन पूछता है सर? नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पूछता है, कोई डेफिनेशंस नहीं। मैथमेटिक्स में कहीं डेफिनेशंस नहीं पूछता है। डेफिनेशन पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। जैसे मैट्रिक्स के बारे में तो देखा, इट इज ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ, पहला नंबर्स, प्लेसेस, थिंग्स, नंबर्स एंड फंक्शंस, ऑप्शन रहेगा, ठीक ना। इस तरह का पूछ सकता है। अभी 2 साल से क्वेश्चन जो CBSE में पूछ रहा है, पैटर्न एकदम टोटली बदल दिया है, ठीक ना। एकदम NCERT से क्वेश्चन नहीं रहता, एकदम नया क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन बैंक में भी नहीं मिलेगा क्वेश्चन, इस चैप्टर से किसी भी चैप्टर से, फिजिक्स में चाहे मैथ्स में, एकदम नया क्वेश्चन रहता है। एकदम लगता है कि ये बनाया ही है, ठीक ना। ऐसा रहता है कि रिपीट करते रहता है, सब बंद कर दिया, एकदम नया ब्रांडेड क्वेश्चन रहता है एकदम, ठीक ना। तो एकदम मतलब सब चीज़ पढ़ रहे हो तो सब चीज़ आना चाहिए तभी बनेगा, और याद रहना चाहिए। हाँ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक ना। देखे समझ गए, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि हम बहुत बनाए, RD शर्मा बनाए हैं, किसी से ना बनाया है, इतना या मोटा मोटा बुक बनाया है, कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। नया क्वेश्चन दिखाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक ना। तो सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसका होता है? नंबर्स का या फंक्शंस का, ठीक है। अब जरा सा रेक्टेंगल जानते होगे, ठीक ना। अभी कुछ फिगर बताएंगे, बताना रेक्टेंगल है या नहीं है, ठीक ना। ये क्या है? प्योर रेक्टेंगल है नहीं, ये रेक्टेंगल इसको बोल सकते हैं, बोल सकते हैं जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। जिस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाएगा उस कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक ना। हाँ, रेक्टेंगल का स्पेशल केस है, ठीक ना। ये रेक्टेंगल है नहीं, ये रेक्टेंगल है, ये दोनों रेक्टेंगल है, ठीक ना। यही तो हाँ होगा, ठीक ना। अभी सब बताते हैं, ठीक ना, लॉजिक है। 12 में जब आने के बाद ना बहुत चीज़ जो लगता है नहीं है वो होता है, वो सब चीज़, ठीक ना। कैसे समझ लो। अब देखो, मैट्रिक्स का किसी भी बुक में पढ़ोगे सीधा लिखा रहेगा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लिखा रहेगा, अरेंजमेंट लेकिन कैसा? रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर में जैसे मान लो हम यहाँ पे 2, 3, 4, तुम लोग तो ICSE में पढ़े हो, तो 6, 5, 6, 7 इसी तरह करना होता है। इसको सबको मिला देंगे तो ये लगता है कि रेक्टेंगल के
पे रखा हुआ है, इसलिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोलते हैं, ये मैट्रिक्स कहलाता है। अगर हम इसी में से लिख दें 2 3 4 5 ये होगा तो सर्कल ना बन जाएगा, नहीं होगा मैट्रिक्स, ठीक ना। उसी तरह से अगर हम ये लिख दें 8 9 10 मैट्रिक्स होगा, है ये, लेकिन ये रेक्टेंगल तो है नहीं, ये तो ये वाला है, ठीक ना। नहीं, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है। वैसे थोड़ा सा प्रूव कर देते हैं जब जानना है। अब देखो रेक्टेंगल, क्लास 12 का रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक ना। लेंथ ग्रेटर देन क्या होता है, ब्रेथ होता है, ठीक ना। अब स्पेशल केस, और एक चीज़ और, लेंथ ग्रेटर देन 0 होगा, ब्रेथ मतलब लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ब्रेथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेंथ या तो होगा या नहीं होगा, नेगेटिव तो नहीं ना होगा। तो लेंथ या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और ब्रेथ भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक ना। तो स्पेशल केस पहला, इफ लेंथ इक्वल टू कितना, ब्रेथ, तब वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, स्क्वायर में, ठीक है। एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ अगर वेरी कर रहा है और इस तरह से वेरी कर रहा है कि दोनों एक केस में इक्वल हो जाता है, तो वो रेक्टेंगल का स्पेशल केस क्या कहलाएगा, स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो तीसरा केस, ये रेक्टेंगल है, ये इसका लेंथ है और ये इसका क्या है, ब्रेथ है, ठीक ना। अब बताना, लेंथ और ब्रेथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब घट बढ़ सकता है। देखो लेंथ को हम उतना ही रखे हैं, कुछ घटा दिए, क्या घटा है, ब्रेथ घटा दिए हैं, लेंथ उतना है और घट गया, और लास्ट में ये हो गया। तो लेंथ में L तो रहा लेकिन B कितना हो गया, 0, ब्रेथ 0 हो सकता है, तो कन्वर्ट हो गया किस में, लाइन सेगमेंट में, किस में, तो लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो ए केस ऑफ रेक्टेंगल इन विच आइदर वन ऑफ द साइड्स बिकम्स 0, ठीक है, या वैनिश, ठीक है। अब बताना, ये L है, ये क्या है, B है, क्या घटा, L या B, दोनों, दोनों लेंथ और ब्रेथ दोनों घट के 0 हो गया, कन्वर्ट हो गया क्या चीज़, पॉइंट। तो पॉइंट इज ऑल्सो स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल इन विच L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू 0, ठीक है। नहीं लिखना नहीं, ये समझाते हैं, क्योंकि बहुत लोग पूछ देता है कि सर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लिखा दिया, बुक में भी लिखा रहता है, लेकिन ऐसे जो लिखा रही तो लाइन पे आ गया, तो लाइन पे आ गया तो उसको लीनियर अरेंजमेंट बोलेंगे, रेक्टेंगुलर तो नहीं बोलेंगे। लेकिन सब आज के बाद पता चल गया सब क्या है, रेक्टेंगल है, समझ गए। हाँ, अब जैसे एग्जांपल 2 3 7 8 9 11, इसमें सिर्फ नंबर रखे हैं, ठीक ना। तो ये सारा नंबर्स को मैट्रिक्स मतलब पूरा कंप्लीट हो जाए उसको दिखने के लिए दोनों साइड से स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। कौन सा ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक ना। और हर मैट्रिक्स का एक नाम होता है और वो नेम ऑलवेज कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, कैपिटल लेटर से, ठीक ना। तो ये मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, लिखो। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लिखो एग्जांपल है, ठीक है। क्या चीज, चैप्टर डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी भी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ शुरू में इजी लगेगा, लास्ट में जाते जाते तक बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर हो जाता है, ठीक ना, बहुत कॉन्सेप्ट हो जाता है। फिर डिटर्मिनेंट आएगा तो उसमें मैट्रिक्स भी आ जाता है, साथ में चलने लगता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वहाँ पे जाके टफ हो जाता है, ठीक ना। शुरू वाला चीज़ इजी है, ठीक ना। हाँ, तो वो शुरू का चीज़ बताया, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब रहा होगा, ठीक ना। यहाँ बहुत कुछ है, ठीक ना। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स या फंक्शन होता है वो उसका एलिमेंट्स या एंट्रीज कहलाता है। क्या कहलाता है, हाँ, एलिमेंट्स या एंट्रीज। तो ज़्यादातर एंट्रीज यूज बोलते हैं, करते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत। चलो अब
ये जो मैट्रिक्स है इसमें जानते हैं जो नंबर्स होगा वो किस फॉर्म में होगा, अरेंजमेंट के फॉर्म में होगा, ठीक ना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के फॉर्म में होगा। तो ईच हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स, ये देखो ईच हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स, ये पहला हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स हो गया, ये दूसरा हो गया। तो ईच हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स का एक रो कहलाता है, क्या कहलाता है, रो। और ईच वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स का एक कॉलम कहलाता है। ओके, तो इस मैट्रिक्स में कितना रो है, दो रो है ना, दो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स। पहला हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स में 2 3 7 है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स में 8 9 11 है, ठीक ना। अब रो का नंबरिंग किया जाता है, तो रो का नंबरिंग किया जाता है अपर मोस्ट से, कहाँ से, तो अपर मोस्ट ये हो गया। इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है R1 फर्स्ट रो, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा R2, तीसरा रहेगा 3 हो जाएगा। और कॉलम्स का नंबरिंग किया जाता है लेफ्ट मोस्ट से, किधर से, लेफ्ट मोस्ट, ठीक ना। तो ये हो गया तुम्हारा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कोई दिक्कत, ये सब पढ़े हो गए, ठीक ना। हाँ, तो लेकिन ये एग्जाम में पूछ देता है 1 नंबर में कि ईच हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड। अब ये हॉरिजॉन्टल ये सब सर हॉरिजॉन्टल तो सीधा वन कॉलम, हॉरिजॉन्टल की लेफ्ट से राइट होता है, ऐसा हॉरिजॉन्टल अब वर्टिकल समझाना पड़ेगा। लिखो, लिखो, ऐसे करके लिखो ना, ये स्टार्ट डालो, लिखो, हाँ लिखो, ईच हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स, ईच हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स, ईच हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स constitute a row, constitute a row। फिर स्टार डाल के लिखो, each vertical line of elements constitute a column। each vertical line of elements, each vertical line of elements constitute a column, ठीक है। तीसरा स्टार लगाओ, numbering of rows, numbering of rows are from uppermost, numbering of rows are from uppermost, एलिमेंट, अपर मोस्ट मतलब अपर मोस्ट रो का तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स होता है, ऑटोमेटिकली हो गया। नंबरिंग ऑफ रोज फ्रॉम अपर मोस्ट एंड नंबरिंग ऑफ कॉलम्स फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट, एंड नंबरिंग ऑफ कॉलम्स, नंबरिंग ऑफ कॉलम्स फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट। फिर स्टार लगाओ, numbers or functions, numbers or functions in a matrix, in a matrix are called its entries, are called its entries or elements। And the whole arrangement is always enclosed, and the whole arrangement is always enclosed with square brackets, with square brackets। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, matrix are always nominated by, matrix are always nominated by capital letters, capital letters, ठीक है। सारा बात लिखा दिए, ठीक है।
अब इसमें ये मेंशन कर लो, ये रो 1 रो 2, ठीक है। कोई दिक्कत? हर एक मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, ठीक ना। जैसे एग्जांपल, ये मैट्रिक्स है, 3 रो है 2 कॉलम है, ठीक ना। हाँ, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहले जितना रो है उसका वैल्यू लिखेंगे 3, उसके बाद इनटू का साइन देंगे, फिर जितना कॉलम है, ठीक ना। ठीक है, इसको पढ़ते हैं क्या, 3/2 लिखते हैं, इनटू पढ़ते हैं बाय, ठीक ना। ऐसा नहीं इनटू पढ़ देना है, ठीक ना। लिखते हैं इनटू, पढ़ते हैं बाय, इसलिए इनटू नहीं करते हैं, ठीक ना। नहीं तो कुछ लोग क्या हो गया, 3 × 2 6 लिख कर तैयार है, सर ऑर्डर तो 6 है, तो कहाँ 6, तो सर 3 × 2 बोले क्या थे, तो सर बाय बोले थे, तो बाय किया, इनटू क्यों कर दिया, तो सर इनटू लिखा हुआ, बोले हम बाय भी तो लिखा है। दोनों के लिखो, इसलिए कुछ नहीं करना है, लिखा है इनटू, बोलना है बाय, इसलिए कुछ नहीं करना है इसको, ठीक ना। हाँ 3/2 पढ़ेंगे, ठीक ना। लिख लो, यहाँ पे एग्जांपल है, जो चीज़ लिखा रहे सब चीज़ लिखो, याद रखना है, इसी से क्वेश्चन बहुत होगा अभी। हम लिखा देते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा इस फॉर्म में रहेगा, m/n के फॉर्म में, ठीक है। हाँ, मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा m/n के फॉर्म में रहेगा। जो पहला वैल्यू होगा वो टोटल नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा वैल्यू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। सीबीएसई में क्लास 10 में था सर? नहीं, ये सब नहीं रहता है। रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे ऑर्डर 3/2 है, अगर एक्चुअल में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर कितना आएगा 6, और इसके अंदर टोटल एंट्रीज 6 हो जाएगा। मतलब मैट्रिक्स के ऑर्डर को अगर एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर दें तो वो वैल्यू उसके अंदर टोटल एंट्रीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। तो देयरफॉर टोटल एंट्रीज इन मैट्रिक्स इक्वल्स टू mn, टोटल एंट्रीज इन मैट्रिक्स इक्वल्स टू mn। ये एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक ना। करते हैं मल्टीप्लाई, ये इनटू नहीं लिखें, ये mn मतलब m और n का प्रोडक्ट है। ये जो वैल्यू होगा ये मैट्रिक्स के अंदर टोटल एंट्रीज के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। ये याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? मैट्रिक्स का कंडेंस्ड फॉर्म, मैट्रिक्स का कंडेंस्ड फॉर्म,
बताते हैं, सब पढ़ाते हैं, ठीक ना। लेट ए मैट्रिक्स ऑर्डर, एक मैट्रिक्स है, नाम क्या है ए, ऑर्डर m/n है, ठीक ना, m/n, ऑर्डर आगे लगा हुआ है तो ऑर्डर दे दिए हैं बाय बोलने के लिए, ठीक ना, m/n नहीं बोलना है। तो इन कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म मतलब मैट्रिक्स को लिखने का शॉर्ट फॉर्म, ठीक ना। तो कंडेंस्ड फॉर्म में जो मैट्रिक्स का नाम है सबसे पहले नाम लिखना है, उसके बाद इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स का नाम क्या है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखेंगे, अगर बी रहेगा तो बी लिखेंगे, सी रहेगा तो स्मॉल सी लिखेंगे, और यहाँ लगाएंगे आई जे, क्या लगाएंगे आई जे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नीचे यहाँ पे इसका ऑर्डर मेंशन करेंगे m/n, बता रहे हैं। अब ए आई जे क्या है, वेयर ए आई जे जनरल एलिमेंट, ए आई जे इसके जनरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना, डेट इज एलिमेंट बिलोंग्स टू, ए आई जे जनरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि ये बिलोंग करेगा, सबसे पहले क्या है आई है, ये जे है, तो आई इसके रो किस रो में है उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और जे किस कॉलम में है उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। इसको अभी दिखाएंगे, पहले लिखो। वेरिएबल है, आई जे ही बुक में यूज़ करता है, ठीक ना। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, किसी वर्ड प्रॉब्लम में फादर का एज निकालना है तो लेट एक्स, डिस्टेंस निकालना है लेट एक्स, ठीक ना, स्पीड निकालना है लेट एक्स, तो यही आदत हो गया है। नहीं कभी माने हो लेट ओ लेट आ, ठीक ना लिखने लगेंगे तो कहोगे सर क्या लिख रहे हैं आप, वेरिएबल है, जो कंफर्टेबल होता है आदमी उसी में लिखता है। अरे वो वेक्टर है, वेक्टर नहीं है यहाँ पे, ठीक ना, वेक्टर कहाँ से आ गया मैट्रिक्स में, फिजिक्स में ना वेक्टर लिखे। अब देखो इसको समझाते हैं एग्जांपल से। जैसे एग्जांपल मैट्रिक्स का नाम ए और ये इसका कंडेंस्ड फॉर्म ए आई जे 3/2, ठीक है। तो इस तरह से लिखा है, मतलब ये मैट्रिक्स का कौन सा फॉर्म है, कंडेंस्ड फॉर्म। अब इसको लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म है, मतलब एक्चुअल में इसका लुक कैसा होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं, ठीक ना, या रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। पहले समझा देते हैं तब लिखना, ठीक ना, क्वेश्चन बनाने देंगे। तो इन एक्सपेंडेड फॉर्म नाम क्या है ए, कितना रो होगा 3, तो 3 रो, कॉलम कितना 2, जहाँ जहाँ कट कर रहा है वहाँ पे एक एलिमेंट होगा, तो हर लाइन में 2 एलिमेंट होगा, जो लाइन कट कर रहा है 2 लाइन वहाँ पे एक एलिमेंट होगा, तब ना 3 रो और 2 कॉलम। हर एलिमेंट का नाम ए होगा, ए ए ए ए ए ए, ठीक है। अब देखो ये एलिमेंट कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में, कॉलम कौन सा फर्स्ट, तो पहले आई का वैल्यू लिखना है, तो फर्स्ट रो में 1, फर्स्ट कॉलम में 1, आई जे का वैल्यू हो गया, समझा। ये एलिमेंट कौन सा रो में है, फर्स्ट, कॉलम कौन सा सेकेंड, तो आई का वैल्यू 1 जे 2। ये एलिमेंट कौन सा रो, कॉलम, हाँ
2 1 2 2 3 1 3 2 3 1 3 2, समझा? ऐसे लिखना। आई का वैल्यू इसमें मतलब पहला रो है। हाँ, आई किसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है? रो। किसी भी एलिमेंट में जो जहाँ रहेगा वो पहला नंबर आई के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा नंबर जे के वैल्यू को, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि 12 है सर, 12 क्या है? तो 12 में 1 है और 2 है, तो 1 पहला कॉलम, यहाँ पे जे का वैल्यू 2 है, मतलब सेकंड कॉलम में इसलिए। हाँ, कहाँ पे? नहीं, वहाँ ऊपर में, वहाँ हाँ हाँ, ये ठीक ना, second हाँ, column है, कॉलम J 2 का है, हाँ इसमें आई का वैल्यू सेकंड रो है तो आई का वैल्यू 2, हाँ, पहला कॉलम है तो जे 1, 1। हाँ, ठीक ना, समझा? देखो तो अभी टेस्ट टेस्ट सर कुछ मतलब नहीं आ सकता, क्या चीज़? मतलब कि देखो का टेस्ट तो अभी नजर नहीं आ सकता। अभी तो इस सप्ताह का टेस्ट डिक्लेयर है ना, क्या 2 देना है क्या? अरे हाँ, फिर तो होगा, सब्र करो, सरप्राइज में देंगे। सरप्राइज नहीं लेंगे, जब तुम सरप्राइज करोगे तब हम सरप्राइज दे देंगे, ठीक ना? इसलिए लाइन पे रहोगे तो कोई सरप्राइज नहीं, लेकिन अगर तुम लोग सरप्राइज कर दोगे तब हम प्राइज दे देंगे, ठीक ना? हमको शौक है सरप्राइज टेस्ट लेने का, तो देखते हैं क्या कहते हैं स्टूडेंट इधर उधर भागता है, तब सरप्राइज, सर का प्राइज संधि विच्छेद कर दो। इसमें मतलब पहला वैल्यू आई का है, दूसरा वैल्यू जे का। हाँ, ठीक ना, ए आई जे, पहला वैल्यू आई का मतलब कौन एलिमेंट के? रो का, और बाद वाला कॉलम का, ठीक ना? b इक्वल्स टू वी आई जे 3/4, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन है सामने, ठीक ना, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, लिखो 3/4, हाँ BIG है मतलब जी। हाँ, बी आई जे डायरेक्ट लिखिए आंसर की क्वेश्चन लिखो ना, तुम डायरेक्ट आंसर ही लिखो ना, क्वेश्चन नहीं लिखोगे। क्वेश्चन लिखोगे तब ना पता चलेगा क्वेश्चन क्या था घर में, इसे रिकॉर्डेड है, तब देखना निकाल के। नहीं निकालते हैं। अच्छा 3 4 दिक्कत हो ना, रब कर लिया करो, 3 रो 4 कॉलम, हर लाइन में 4 एलिमेंट होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, इसमें एक का एग्जैक्ट वैल्यू लिखना है, ठीक ना, बताते हैं तब देंगे दूसरा बनाना। इसको पहले हम बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे उसको बनाओगे, ठीक ना? नहीं बनाना है, पहले पहले हमको बनाने न दो, इतना सब्र, बाद में फिर बोलोगे सर आप ही पहले बनाइए। हमको पता है तो ज़्यादा एक्साइटमेंट ठीक नहीं होता है। पहले इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, ए 3 रो 2 कॉलम, हर लाइन में 2 एलिमेंट होगा,
11 12 21 22 31 32, ठीक है, लिख दिए। अब इस एलिमेंट को, इस फार्मूला को फॉलो करेंगे तो देखो आई का वैल्यू कितना 1, जे का वैल्यू 1, तो बोलता है इस एलिमेंट का जो भी एलिमेंट है उसका वैल्यू निकालने का फार्मूला है आई प्लस जे प्लस 3, तो आई का वैल्यू 1 प्लस 3, बगल वाले का, अच्छा ये हट जाएगा। ठीक है, सब एलिमेंट का वैल्यू निकल रहा है इस फार्मूला से, ठीक है। 2 + 1 + 3, 2 + 2 + 3, 3 + 1 + 3, 3 + 2 + 3। अब कैलकुलेशन तो बहुत इजी होगा, 5 6 6 7 7 8 आंसर, समझे? हाँ, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक मार्क्स का सर क्या? तो तुमको एक बार 5 चाहिए हमेशा ना। एक नंबर का 20 क्वेश्चन रहता है, तब 2 नंबर का फिर रहता है 10 क्वेश्चन। इस बार तो और चेंज करने वाला है। हाँ इस बार कम वाला ज़्यादा तब पड़ेगा। जो क्वेश्चन पहले 4 नंबर में पूछता था, अब 1 नंबर में पूछ रहा है। नीचे क्वेश्चन दे दिए हैं, बनाना है। थ्री टू थ्री दे दिया सर। हाँ 3/3 है, इंटू मत बोलो, इंटू ए बोलते रहो तब, बाय। हाँ अभी स्क्वायर है क्या सर? हाँ, i² - j + 2ij। आई जे 2 इंटू, मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ 2 इंटू i इंटू जे। नीचे नहीं लिख सकता था तुम, उसमें लिखने में कहीं गलती हो गया, कैलकुलेशन में गलती होगा, पूरा काटना पड़ेगा।
देख लो वहाँ आंसर है। आया इतना कैलकुलेशन है मतलब आ गया ना, देखो चलो एक सेकंड। यहाँ पे -7 दो दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 में से 1 घटाएंगे कितना होगा? 7 होगा, हाँ -7 नहीं होगा, 7। 7 तो मेरा है -7 हाँ 7 होगा, +7, सही। ठीक है। इस साल बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन 2 नंबर का ITF का बना। लेकिन तो सर हाँ हाँ, बाएं हाथ का खेल है मैं तो डोमेन और रेंज दोनों निकालना है, ठीक ना। 1 मिनट आगे ही कुछ होगा लगता है, छोड़ दिए। लेकिन हम लोग याद है कि सर -π/2 से π/2 होता है साइन। डोमेन रेंज का क्वेश्चन बनवाएं इस तरह का। sin इनवर्स x -π/2 से π/2 के बीच में, उसी से आगे सॉल्व करते जाएं एक इक्वेशन। साइन इनवर्स x -1 से 1, वो तो आंसर जो आता है वो ना होता है -π/2 से π/2, जो पुट करते हैं वो -1 से 1 होता है। अच्छा हाँ माइनस वो तो साइन x में ना -π/2 से π/2। x का जो भी वैल्यू पुट कर सकते हैं वो हो जाएगा डोमेन, जो आंसर देगा वो हो जाएगा रेंज, ठीक ना। x स्क्वायर करेंगे दोनों साइड स्क्वायर होगा।
हाँ स्क्वायर होगा, कल बताए थे ये, याद है ना, स्क्वायर करेंगे तो कहाँ से कहाँ आंसर हो जाएगा, हाँ, ठीक ना, कल वाला यूज़ हो जाएगा, कल नहीं बताए थे, माइनस से प्लस था, स्क्वायर करने पे आंसर कहाँ से कहाँ के बीच होगा, तो वो ध्यान देना है, ऐसे नहीं बनेगा। बता देते हैं, देखो रोज़ देंगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ठीक ना, डेली इसका फंक्शन का देते रहेंगे आप, ठीक ना। सिंस पढ़ाए हैं एफ एक्स इक्वस टू साइन इनवर्स, अगर x होगा तो x बिलोंग्स टू -1 से 1 पढ़ाएं, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक ना। हियर इसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 -1 से किसके बीच होगा, +1 के बीच होगा ना। तो हमको निकालना है किसका वैल्यू, x का वैल्यू, तो ये तो ओरिजिनल फंक्शन का है, मेरे पास फंक्शन ये है, तो इसमें निकालना है x का क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। अभी -4 इसको हटाना पड़ेगा, तो सब में +4 करना पड़ेगा, -1 + 4 एक्स स्क्वायर -4 + 4 और 1 + 4, तो ये 3 एक्स स्क्वायर 5, कोई दिक्कत, ठीक ना। अब एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट, सब पे लगेगा, √3 x 5 हो गया, डोमेन निकल गया, x बिलोंग्स टू √3 √5 डोमेन, ये हो गया डोमेन, ठीक है, डोमेन हो गया, कोई दिक्कत। रेंज याद होगा, इसका जो रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक, मतलब ये जो आंसर देगा -π/2 से π/2, ठीक ना। तो हियर y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर -4, और यहाँ पे पता चल गया x बिलोंग्स टू √3 से कहाँ के बीच, √5, ठीक ना। तो देयरफॉर √3 से √5 के बीच अगर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक ना, तो ये जो वैल्यू है ऑलरेडी दिख चुका है कि अगर x का वैल्यू √3 से √5 के बीच पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर -4 जो ओरिजिनल है यहाँ पे एक्सप्रेशन, वो कहाँ से कहाँ के बीच जाएगा, और उस केस में जानते हैं -1 से 1 के बीच जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच देगा, -π/2 से π/2 देगा, तो कुछ है ये नहीं है। देयरफॉर y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, रेंज हो गया, ठीक ना। इसका संजोग है यही रेंज रह गया, आगे कोई नंबर से मल्टीप्लाइड होता तो फिर चेंज हो जाता, समझे। एक्स स्क्वायर -4 जो दिया था उसका कोई यूज ही नहीं किया सर, रेंज निकालने को। रेंज निकाले ना, इस रेंज मतलब किसका वैल्यू का कलेक्शन, वाई का, y, x के बारे में बता दिए हैं ये होगा, और एक्स स्क्वायर -4 हमको दिख चुका है पहले, कहाँ से कहाँ के बीच होगा, तो याद करो यहाँ पर जो भी चीज़ है वो अगर -1 से 1 के बीच होगा तो इसका वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होगा, पढ़ा चुके हैं, पढ़ा है ना। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच होगा, तब -1 से 1 के बीच, तो x का वैल्यू इस क्वेश्चन में अगर √3 से √5 के बीच रखेंगे तो इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच, तो एफ एक्स का वैल्यू मतलब किसका वैल्यू, -π/2 से भी हो गया, ये तो लॉजिक है, ठीक है।